गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्लाइड 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन प्रेशर। प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। एज यू सीन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया एंड फोर्स। तो यहाँ पर एरिया और फोर्स का रेशो जो होता है वो प्रेशर कहलाता है, यानी कि पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब होता है रेशो अपॉन, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया होगा। तो प्रेशर इज़ अ फोर्स। देखा जाए तो प्रेशर एक ताकत होती है जो कि नॉर्मली एक एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होती है और उसके ऊपर हिस्से पे। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि एक स्पंज वाले सोफ़ा पे आप हाथ रखें, ठीक है, तो आपने प्रेशर दिया, लेकिन ऐसा नहीं देंगे प्रेशर, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो प्रेशर इज़ अ फोर्स, और पूरे सोफ़ा पे नहीं, एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जहाँ पर आपका हाथ है, जहाँ पर आपने हाथ की फोर्स लगा के आप पुश कर रहे हो, तो वो आपका पर एरिया कहलाएगा, ठीक है। और पर यूनिट एरिया कहलाएगा ऑफ अ सरफेस। सरफेस मतलब आपने सोफ़ा के ऊपर हिस्से पर अपनी ताकत लगाई, अपनी फोर्स लगाई। इन शॉर्ट, प्रेशर एक फोर्स कहलाता है और इसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो हेयर आई वी ऑलरेडी लर्न काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन क्लास 9th। सो यहाँ पर छोटा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको ऐसा ही लिखना है बोर्ड में भी, ठीक है, इन द पॉइंट। तो काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि मैटर जो है सॉरी, नंबर 1, मैटर इज़ कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स से कंपोज होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो मैटर कहलाती है। मैटर मतलब ये कि जो भी पूरी दुनिया में जगह घेरती है ना चीज़ें, वो मैटर कहलाती है, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ये तमाम मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं। और मोशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो दुनिया में जो भी चीज़ें, जैसे हवा, ऑक्सीजन या पानी, तो वो मोशन में अगर रह रहे तो उसकी वजह ये कि इनके अंदर काइनेमेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। दीज मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से ताकत से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और डिपेंड होता है कि इनके दरमियान फासला कितना है। गैस की एग्जांपल ले, गैस के मॉलिक्यूल अगर एक कंटेनर में डाल दे तो वो एक दूसरे से, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो टकरा रहे होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे से, सही है। लेकिन अगर इनके दरमियान ज़्यादा फासला होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता टकरा रहे होंगे। तो वो डिपेंड होता है इनके डिस्टेंस पे, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब आप एक कंटेनर के अंदर गैस को भर दें और उसको टेम्परेचर मतलब गर्म कर दें, तो आप देख रहे हो कि इनकी रफ्तार या वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी। आप अगर एक नॉर्मली घर में आप एक देगची लें और उसको चूल्हे पे रख दें, पानी थोड़ा सा डाल के, तो आप देखेंगे कि धुआं बहुत तेज़ी से निकलेगा। अगर आपने चूल्हे पे फ्लेम को कम रखा है तो धुआं कम निकलेगा, तेज़ किया है तो धुआं तेज़ निकलेगा। मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड होती है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। पानी नॉर्मली गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होती है काइनेमेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, वैसे सब के लिए, पर इस चैप्टर में हम गैस के लिए इसको अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ तो आप सपोज कीजिएगा गैस को। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। और यहाँ पर इनकी वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी आपको बता दिया मैंने, रफ्तार, वो डिपेंड होती है टेम्परेचर पे। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जिसमें बॉडी चल रही होती है, जैसे कि मैंने क्लास में बताया था, इससे पहले चैप्टर में बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, रफ्तार, जैसे कि मॉलिक्यूल आपस में चल रहे या टकरा रहे या बस घूम रहे, एक कंटेनर के अंदर घूम रहे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट है बायोनेसी। क्या होता है? डिफाइन बायोनेसी। तो पहले मैं बायोनेसी बता दूं कि क्या होता है। अगर हम इमर्स करेंगे, इमर्स मतलब डिबोएंगे एक ऑब्जेक्ट को, आपको पता है फिजिक्स में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक छोटा सा एक बाल्टी ले लेता हूँ पानी की, ठीक है, और उसमें मग को इमर्स करता हूँ। मग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बाल्टी पानी की लिक्विड, बाल्टी में पानी लिक्विड कहलाएगा। तो इफ़ यू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड, अगर मैं एक मग को ऑब्जेक्ट इमर्स करूँगा, डिबोऊंगा बाल्टी के पानी में, लिक्विड में, तो क्या होगा? तो मैं एक ऐसी फोर्स फील करूँगा कि मग डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। तो वो फोर्स कहलाएगी अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट पानी में कम हो जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं, अब इस अपथ्रस्ट फोर्स को कहते हैं बायोनेसी फोर्स या सिर्फ बायोनेसी। बायोनेसी से लिंक लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब कि कोई भी चीज़ तैरती है ना समंदर में, उसका लॉ क्या होता है? तो उसके 3 पार्ट होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर बोला गया है कि मोर देन हो अपस्ट्रेस फोर्स से, तो वो सिंक हो जाएगा। सिंक मतलब ये कि डूब जाएगा। अगर पानी का सिक्का लो, उसका वज़न ज़्यादा है
तो अपस्ट्रेस फोर्स उसको संभाल नहीं पाएगी, अपस्ट्रेस फोर्स से ज़्यादा है तो सिक्का पानी की बाल्टी में चला जाएगा। लेकिन अगर अपस्ट्रेस फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की कम है, जैसे कि मग की एग्जाम्पल ली, तो वो क्या होगा, तो वो पानी में, ठीक है, वो क्या बोलते हैं ना, पानी में तैरता रहेगा, ठीक है, लेकिन इक्वल हो, जैसे कि कश्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, ना ज़्यादा होती ना कम होती है, तो वो ना तैरेगा, ना डूबेगा, ना तैरेगा, ना फ्लर्ट होगा, ना सिंक होगा। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो होती है वो क्या कहते हैं ना, पानी के अंदर आधे हिस्से में आधा हिस्सा जो होता है इसका नीचे पानी में डूबा हुआ होता है, ऊपर का हिस्सा डूबा हुआ नहीं होता, तो ना ये फ्लर्ट हो रहा होता है ना सिंक हो रहा होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का वज़न इक्वल होता है। तो इसके 3 लॉ है, अगर ऑब्जेक्ट का वज़न कम होगा, ज़्यादा होगा तो अपस्ट्रेस फोर्स से तो वो डूब जाएगा, कम होगा तो तैरेगा, और ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, इक्वल होगा तो वो क्या करेगा, ना डूबेगा ना तैरेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नीडल है, नीडल को आप बाल्टी में रखें तो वो इसका वज़न कम होता है तो वो पानी में तैरती रहती है ड्यू टू द बायोनेसिव फोर्स। और एक शिप जो है वो पानी में क्यों तैरती रहती है, क्योंकि इसका वज़न इक्वल होता है, ना तैरती ना डूबती। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम इमर्स करते हैं, डुबोते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर, तो हम अपस्ट्रेस फोर्स फील करते हैं जो कि इक्वल होती है उस ऑब्जेक्ट के वेट के। ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का असूल है, ठीक है। इसने ये प्रिंसिपल बनाया कि किसी भी बॉडी को हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो हम अपस्ट्रेस फोर्स फील करते हैं, जो कि अपस्ट्रेस फोर्स इक्वल होती है लिक्विड के वेट के। अपस्ट्रेस फोर्स इक्वल होती है लिक्विड के वेट के। इससे पहले हम ऑब्जेक्ट के वेट का पढ़े थे, अब लिक्विड के वेट की बात कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर इन लोगों ने निडल की ले ली कि अपस्ट्रेस फोर्स सिर्फ हो रही थी क्योंकि निडल को जो निडल जिस पानी के हिस्से पे थी उसमें अपस्ट्रेस फोर्स जो थी वो इक्वल थी, ठीक है। लिक्विड के अपस्ट्रेस फोर्स लिक्विड के इक्वल थी, क्योंकि अगर यही निडल मैं बड़े समंदर में डाल दूंगा तो वो डूब जाएगी, क्योंकि इसमें लिक्विड के इक्वल नहीं थी। इससे पहले हम ऑब्जेक्ट के इक्वल पढ़ रहे थे, लेकिन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ने लिक्विड के इक्वल इसके बारे में बताया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल या वेरिफिकेशन ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, और इसकी डायग्राम बनाएगा कॉपी में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सपोज करो, कंसीडर करो एक सिलेंडर, जैसे कि आप डायग्राम में देखते हैं एक सिलेंडर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है बीकर के अंदर, बीकर के अंदर इमर्स किया हुआ वो सिलेंडर है, जिसको हमने, जिसकी लेंथ है ए बी, लंबाई है ए बी मतलब हमने पता नहीं है तो हमने ए बी लिखा लेंथ को। जब हम इसको इमर्स करेंगे, डिबोएंगे लिक्विड के अंदर, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी है P, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी मतलब गुंजाइश, एक बीकर के अंदर कितना लिक्विड आता है, अगर मैं सिलेंडर डालूंगा तो लिक्विड बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई लिक्विड की गुंजाइश डेंसिटी है P। सो A इज़ द अपर एंड ऑफ द सिलेंडर एंड B इज़ द लोअर एंड ऑफ द सिलेंडर। तो जब मैं सिलेंडर को बीकर में इमर्स करूँगा जिसकी लेंथ AB है और डेंसिटी वाटर की P है, तो बीकर के अंदर डूबने के बाद सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा A कहलाएगा और नीचे का हिस्सा लेंथ B कहलाएगा। तो अब मैं इसको लिखूंगा कि A पे भी प्रेशर पड़ रहा है, B पे भी, तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑन A PG H1, प्रेशर ऑन B PG H2। P मतलब डेंसिटी, G मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी अप्लाई हो रही है क्योंकि जिस चीज़ का वेट होता है इस पर ग्रेविटी अप्लाई होती है, सिलेंडर का वेट है, और H मतलब हाइट। तो प्रेशर जो A पे था वो PG हाइट 1 था और B पे PG हाइट 2 था। अब यहाँ पर लिखना है कि फोर्स ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू द अपस्ट्रेस फोर्स या थ्रेश फोर्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो ताकत लग रही है, सिलेंडर बार बार ऊपर आ रहा है, नीचे बीकर में नहीं डूब रहा, इसलिए नहीं डूब रहा क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो इक्वल है अपस्ट्रेस फोर्स के। तो अपस्ट्रेस फोर्स A पे जो लगेगी वो लगेगी PGH1 जो हमने ऊपर लिखा था, इसके साथ मल्टीप्लाई A डाल देंगे। A मतलब अपस्ट्रेस फोर्स अननोन। सेम B के साथ करेंगे। अच्छा, A याद रखिएगा डाउनवर्ड फोर्स कहलाएगी नीचे की तरफ, और B कहलाएगी अपवर्ड, लेकिन डायग्राम में A ऊपर लिखा है B नीचे। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो वो ऊपर ठहरेगा ना, तो A पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही तभी तो वो ऊपर ठहर रहा है, और अगर B पे अपवर्ड फोर्स लग रही तभी तो वो नीचे नहीं डूब रहा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको उल्टा लिखेंगे, पर ये है सीधा लिखा हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपस्ट्रेस फोर्स जो है A पर डाउनवर्ड है, जो कि है PGH मल्टीप्लाई बाय A मतलब अपस्ट्रेस फोर्स सपोज कर सकते हैं, और अपवर्ड फोर्स जो B पर है वो PGH2 मल्टीप्लाई बाय A। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अपवर्ड थ्रेश फोर्स डाउनवर्ड से ज़्यादा है। अच्छा, क्यों ज़्यादा है? अपस्ट्रेस फोर्स इसलिए डाउनवर्ड से ज़्यादा है, अगर कम होती तो डाउनवर्ड नीचे डूब जाता। अपस्ट्रेस फोर्स कम ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर है, तो जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी
सिलेंडर वो करेगा। तो आप देख रहे हो सिलेंडर बीकर के नीचे नहीं है, डूब नहीं गया है, सिलेंडर बीकर के ऊपर हिस्से में, डायग्राम में भी है, इसका मतलब ऊपर की ताकत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि अपस्ट्रेस फोर्स ऊपर की ज़्यादा है, तो अब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह माइनस डाल दूंगा। तो पहले मैं PgH1 माइनस PgH2 लिख दूंगा, फिर बीच में फिर लिखूंगा मैं माइनस A, क्योंकि दोनों के साथ A है इसलिए मैं A करके कॉमन एक दफ़ा लिख दूंगा। अब मैं इक्वल टू डालूंगा, इक्वल टू मतलब ये डेरिवेशन कंटिन्यू है। अब मैं कॉमन निकालूंगा तो निकलेगा PgA इक्वल टू के बाद आप देखिएगा, मैं इसको टिक भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिएगा ये वाला हिस्सा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, PgH1 माइनस PgH2 किया, मतलब ये जो मेरी PgH1 और PgH2 की जो वैल्यू थी इनको मैंने माइनस किया, A को मैंने कॉमन निकाल के माइनस A लिखा। मैंने बताया था क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इक्वल टू डालूंगा और इनमें कॉमन क्या है PG और A, और H2 H1 दोनों अलग अलग है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा H2 H1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारी जो ये फोर्स कहलाती है ये कहलाती है अपस्ट्रेस फोर्स। अब आपने यहाँ पे देखा एक चीज़ कि मैंने यहाँ पर अपस्ट्रेस फोर्स इज इक्वल्स टू या खाली थ्रेस इज इक्वल्स टू PgA L लिखा। अब L का मतलब क्या हुआ, अब इससे जो ऊपर इक्वेशन थी अगर आप यहाँ देखोगे, क्योंकि ये बनी थी मैं इसको पेन से टिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये बनी थी, ठीक है, जो कि बाद में और करके ये बन गई PgH1। H1 क्यों बनी, क्योंकि H2 H1 का मतलब है, H2 माइनस H1 का मतलब है I या L, ठीक है, आप इसको L बोल दो, I बोल दो, कैपिटल I है ये, ठीक है, इसको कैपिटल I बोल दो। तो यहाँ पर अब देख रहे हो आप कि PgA H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 का मतलब है I, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्रस्ट इज इक्वल्स टू PgA I, यानी PgA H2 H1 हट के I आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो मेरी इक्वेशन होगी ये वाली, ओके, ये वाली। मैं इसको पेन से टिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वाली हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में AL का मतलब है V, मैंने यहाँ पे लिखा है AL का मतलब है V, तो AL को मैं कर दूंगा V। क्यों कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको वॉल्यूम करार दे दूंगा। AL का मतलब होता है वॉल्यूम। तो मैं अब मेरी थ्रेस्ट फोर्स आखिर में क्या बन जाएगी, PgV। ठीक है, और आपको पता है कि M का मतलब, अब यहाँ पर PV का मतलब होता है M, तो यहाँ पर जो PV लिखा हुआ है G छोड़कर, तो मैं इसको कर दूंगा M, तो आखिर में अब थ्रेस्ट फोर्स बन जाएगी M, PV की जगह M आ गया, अकेला G बचा तो G आ गया। तो ये मेरा ड्राइव हो गया। और ये सपोज ये शो करता है कि अगर हम बॉडी को इमर्स करते हैं, ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो अपस्ट्रेस फोर्स इस पर अप्लाई होती है, जो कि जिसकी वजह से क्यों अप्लाई होती है, क्योंकि बॉडी का वज़न कम हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपना हाथ आप बाल्टी के अंदर डालोगे या पानी के अंदर डालोगे या सिलेंडर को पानी के अंदर डालोगे तो उसका वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया क्यों कम होता है, क्योंकि एक्चुअल वेट को इसको नापने के लिए लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई किया। जो फार्मूला लिखा है आर्चिमेडेस ने लास्ट में, जिसमें मैंने लाइन लगाई है कि एक्चुअल वेट को माइनस करेंगे वेट ऑफ द लिक्विड से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल वेट कितना है। ठीक है, इसका टोटल वेट कितना है। तो इन शॉर्ट ये आर्चिमेडेस प्रिंसिपल को हमने ड्राइव कर लिया। आपको एक दफ़ा समझ में नहीं आएगा तो इस ऑडियो को आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, फिर कोई क्वायरी हो तो आप मुझे बताएगा। थैंक यू सो मच।